हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आज हमारे साथ मेटल कास्टिंग से जुड़ी हुई एक कंपनी है। कंपनी का नाम है सुपर आयन फाउंड्री। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अखिलेश सकलेचा साहब है, और उनका साथ दे रहे कंपनी के सीएफओ लक्ष्मी निवास पांडे साहब। जेंटलमैन, थैंक यू हेलो। फॉर योर टाइम एंड नमस्कार। वेलकम टू द शो। नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग फॉर दिस आपके शो में। सो सर, अखिलेश सर, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करते हैं। प्लीज थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताइए, कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए, क्या क्या प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं। धवल जी, हम लोग सुपर आयरन फाउंड्री में एक फाउंड्री यूनिट है जहां पर हम लोग आयरन कास्टिंग्स बनाते हैं। जो भी आयरन कास्टिंग्स भी प्रिडोमिनेंटली डक्टाइल आयरन कास्टिंग्स बनाते हैं। जो डक्टाइल आयरन अगर सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में अगर बोलें तो ये कास्ट आयरन से टेंसाइल और प्रॉपर्टीज में मच बेटर होती है। और इसकी एप्लीकेशंस काफ़ी बड़ी एप्लीकेशंस इस प्रोडक्ट की है। तो इस डक्टाइल आयरन में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अपने बनाते हैं जो कि क्रिटिकल होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। कोई भी कंट्री या कोई भी इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसकी बहुत बहुत बड़ी एप्लीकेशंस होती है कास्टिंग्स की। जो फाउंड्री में रेलवेज होती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, आप वाटर नेटवर्क ले लीजिए, आप एग्रीकल्चर ले लीजिए, आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फायर प्रोटेक्शन, कहीं पे भी अगर आप देखेंगे, ऑटोमोटिव, सब जगह आपको कास्टिंग्स, जहां पे भी आप टच करेंगे यू विल फाइंड कास्टिंग्स। सो कास्टिंग्स की बहुत बड़ी मार्केट और रिक्वायरमेंट है जो कि हम बना रहे हैं डक्टाइल आयरन कास्टिंग्स हमारे यूनिट में। हमारा प्लांट दुर्गापुर में स्थित है। ये करीब जोग्राफिकली कैलकाटा से अराउंड 180 किलोमीटर्स है। और इट इज़ इन द मेन स्टील सिटी। और यहाँ पर हमारी ज्योग्राफिकल प्रेजेंस की बेनिफिट है कि हमारे यहाँ पे स्टील का रॉ मटेरियल आउटपुट, इनपुट काफ़ी पास है, हमारे नज़दीक है। और हमारी यूनिट यहाँ से हम लोग उत्पाद करके हम लोग पूरा अधिकतम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। जो कि डक्टाइल आयरन हम यहाँ से ऑलमोस्ट 30 कंट्री एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी। जो कि म्यूनिसिपल कास्टिंग्स हमारी सबसे बड़ी प्रोडक्ट रेंज है। तो म्यूनिसिपल कास्टिंग्स को अगर मैं आपको एलैबोरेट करके बताऊं कि जो रोडवे कंस्ट्रक्शन में जो मैनहोल कवर्स, आजकल तो उसको मैनहोल कवर्स बोलते नहीं है जेंडर न्यूट्रलिटी के लिए, तो उसे एक्सेस कवर कहा जाता है विदेशों में। तो हम एक्सेस कवर बनाते हैं जो कि अलग अलग देश के अलग अलग स्टैंडर्ड है। तो अगर आप ब्रिटेन चले जाए तो वहाँ की अलग स्टैंडर्ड है, अगर आप इटली चले जाए वहाँ का अलग स्टैंडर्ड है, आप यूएस चले जाए, वो हर स्टेट की अलग अलग स्टैंडर्ड है। और हर स्टैंडर्ड के हिसाब से हम ये कस्टमाइज प्रोडक्ट हर सिटी के हिसाब से हम ये बना रहे हैं। और हमने ये प्लांट 2013 में स्टार्ट किया था। और हम लोग सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। जो कि हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मेरे फादर ने स्टार्ट किया था हमारी पेरेंट यूनिट 1977 में। फिर हमने ये 2013 में ये मोस्ट मॉडर्न प्लांट स्टार्ट किया। जो कि लेटेस्ट मोल्डिंग लाइंस है, ऑटोमेटिक पोरिंग है, रोबोटिक पेटलिंग है। आप अगर इस प्लांट में हमारी मोस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है जो कि हम यहाँ पे क्वालिटी कास्टिंग्स बना सके। क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्वालिटी इज अ मस्ट। अगर आप यहाँ पे अगर मटेरियल, मैंने क्वालिटी में आपसे कोई नेगोशिएट नहीं करता, डिलीवरी में कोई नेगोशिएट नहीं करता। नेगोशिएशन अगर हो सकती है तो प्राइस में। तो वो सारी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो कि हम compete कर रहे हैं अदर कंट्रीज जैसे चाइना, टर्की, जो भी ऑल निर्यात करते हैं उनसे compete करते हुए हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग बनाई है। और ये सारे की प्रोडक्ट्स हम जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होते हैं वो अभी हम बना के अधिकतम निर्यात कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो जैसे कि आपने बताया कि कास्टिंग्स जनरली लोग इग्नोर करते हैं, हमारे आसपास होता है, हम उसको हर एक जगह पे देखते हैं, बट जनरली लोग उसको इग्नोर करते हैं। सो थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग दैट, उसकी यूटिलिटी। और जैसे आपने सर थोड़ा सा टच भी किया कि काफी एक लंबी जर्नी रही, तो थोड़ा सा और डिटेल में बता पाएंगे सर, अभी तक की जर्नी कैसे रही सर, की माइलस्टोन्स क्या क्या रहे। हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैंने अगर ग्रुप की जर्नी, तो मेरे फादर ने सबसे पहले मैंने जो स्टार्ट किया था मैंने 1977 में, बट वो हमारी दूसरी ग्रुप कंपनी है। बट इस पर्टिकुलर कंपनी हमने 2013 में हमने पहला प्रोडक्शन स्टार्ट किया। और 2013 में यहाँ से हमने पहला निर्यात किया।
फिर हमें कई एक्सपोर्ट हाउस स्टेटस हुई। एज ऑफ नाउ हम लोग 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस है, और हमने अप्लाई किया है 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस के लिए, जो कि हम क्वालिफाइड है, बट हमें इट इज जस्ट अ मैटर कि हमें वो सर्टिफिकेशन मिले। और हमारे पास तब तक टॉप एक्सपोर्टर्स अवार्ड मिले हैं, हमें रीजनल एक्सपोर्टर अवार्ड मिले हैं, नेशनल एक्सपोर्ट अवार्ड मिले हैं। तो हम ये जो जर्नी करते हुए आए हैं, तो हमारा ये जो जर्नी रहा है, इट हैज बीन स्टडी एंड वी हैव बीन ग्रोइंग। हमने अलग अलग जोग्राफीज वेंचर किए, अलग प्रोडक्ट लाइन में गए। तो इन नटशेल इट हैज बीन अ प्रोग्रेसिव जर्नी, अगर हम लोग इसको बोले 2013 से, और ये कंटिन्यूस हमारा एफर्ट है कि वी आर एक्सेलिंग, सो एवरी डे टुमारो वी हैव टू बी बेटर देन यस्टरडे। विद दैट फिलॉसफी हम लोग ये इसको लेके आगे निरंतर चल रहे हैं। बिल्कुल। लक्ष्मी सर, मेरा अगला सवाल आपसे है, कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। कंपनी की कोई सब्सिडरीज या सिस्टर कंसर्न्स है सर? कंपनी की एज ऑफ नाउ कोई सब्सिडीज नहीं है, बट इसकी एक होल्डिंग कंपनी है जिसका नाम एबीआई ट्रेडिंग है। अपने अभी फिलहाल में कोई सब्सिडरी इसकी नहीं है। ओके। और अखिलेश सर, जैसे हम लोग अदर डायरेक्टरशिप देखे प्रमोटर्स की, तो उसमें हाई ग्रोथ कमोडिटीज, रॉकवे एजेंसीज वगैरह का नाम आता है, तो उन सब का कारोबार इससे सिमिलर है, जुड़ा हुआ है, या कुछ अलग है? इसके अलावा हमारी एक और ऑपरेटिंग कंपनी है, जो कि सुपर आयरन फाउंड्री पार्टनरशिप कंपनी है। वो भी ये पूरे निर्यात में ही है, बट उसकी प्रोडक्ट लाइन अलग है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम डक्टाइल आयरन बनाते हैं, कि जो डक्टाइल आयरन इज वेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज में मच स्ट्रॉन्गर देन कास्ट आयरन है। तो हमारी जो पेरेंट यूनिट, जो पार्टनरशिप है, जहां से हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, तो वही यूनिट हमारी कास्ट आयरन बनाती है, और ये हाई ग्रोथ और रॉकवे ये उसी की सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी है। तो आपकी कंपनी का नाम काफी इंटरेस्टिंग, लाइक सुपर आयरन फाउंड्री, तो ये नेम कैसे आपने चूज किया? इसके पीछे कुछ स्टोरी टाइप में? सुपर आयरन फाउंड्री एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट सनफू जी, हमारे हम्म। इट वाज बाय माय फादर। तो हमारे मैंने जैसे हम्म। सुपर ग्रुप, मैंने हम्म। उन्होंने मैंने जैसे स्टार्टिंग उनकी जर्नी जब उन्होंने स्टार्ट की, तो सुपर हम्म। ट्रेडिंग से स्टार्ट किए, और उनके लिए ओके। ग्रेजुअल मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिर वो सुपर आयरन। और अब नाउ सुपर आयरन इज अ नेम, मैंने अगर हमारे प्रोडक्ट अगर देश विदेश कहीं पे भी अगर जाए, तो ये एक नीश प्रोडक्ट हम जो बनाते हैं। और ये मैंने हमारे फादर की मैंने ये दिस हैज ये बीन गिवन टू अस एज अ गुडविल, और वो हम लोग इसको कैरी कर रहे हैं, जो वी ऑलवेज कॉल अस दैट वी आर द सुपर पीपल। नाइस है, नाइस सुनने में है। काफी रॉयल लगता है सर, सुपर आयन हाँ, फाउंड्री। सुपर, एक प्रीमियम लेवल का फील आता है। राइट। एंड सर, जैसे आपके कुछ सिविल एंड टैक्स इश्यूज प्रोस्पेक्टस में आपने नॉमिनेट किए हैं, तो उनका स्टेटस क्या चल रहा है, मतलब हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग? कुछ सिविल सिविल सूट्स आप बोल रहे हैं जो? हाँ, एंड टैक्स लिटिगेशन टाइप के। सिविल एंड टैक्स जो भी मैंने है, वो एज अ स्टेटस को एज वी आर स्पीकिंग, जो ओके। हमने हम्म। एचपी में मेंशन किया था, उसमें और हम्म। कुछ भी कोई डेवलपमेंट नहीं है जो भी। ओके सर। और सर, जैसे आपके टॉप 10 कस्टमर अराउंड लाइक 96% ऑफ रिवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड टॉप जो सप्लायर्स हैं वो भी 66% कंट्रीब्यूट करते हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड आप लाइक इसी कंसंट्रेशन में फाइन है, या इसको थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करने का प्लान है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने बोला सनफू जी। ये तो देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को डाइवर्सिफिकेशन इज ऑलवेज अ की। तो हम्म। गोइंग फॉरवर्ड लाइक ये कंसंट्रेशन, ये ठीक है। आज मैंने हमारे टॉप 10 कस्टमर्स हमें 95-96% रेवेन्यू दे रहे हैं, बट ये हम्म। एज अ मैनेजमेंट हम ये चाहते हैं कि नेक्स्ट 5 years 10 years में हम इसको कंसंट्रेशन को कमाएं, हम्म। डिवर्सिफाइड ज्योग्राफी में भी जाएं, और डिवर्सिफाइड कस्टमर बेस भी करें। और इसके लिए हम्म। हमारे पास मैंने डेडिकेटेड मार्केटिंग टीम, एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग, क्योंकि इसमें हमारे प्रोडक्ट्स में देखिए, अगर हम जो कास्टिंग्स बनाते हैं, तो ये हम्म। कास्टिंग्स, इट इज नॉट समथिंग दैट कि हम ये कास्टिंग्स बेच रहे हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, हम्म। ये रिलेशनशिप है। आज हम्म। जो कस्टमर मेरे से 7,000 मील दूर बैठा हुआ है, उसको मालूम होना चाहिए कि उसको वो जब ऑर्डर करे, तो उसे सही वक्त पर वो मटेरियल मिले, और उसे सही क्वालिटी का मिले। क्योंकि उसके लिए जब वो मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है, उसके लिए 3-4 महीने ऑलरेडी उसके पास एक लिमिटेड टाइम है वो माल बेचने का।
तो वो क्रेडिबिलिटी जो डेवलप करना है वो हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसी के लिए हम लोग डाइवर्सिफिकेशन करके जो रिलेशनशिप्स है, इसलिए हम ये, हमारे लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी कस्टमर हमारा रहता है तो ये कि अगर कोई सस्ता कुछ परसेंटेज हो तो वो चेंज कर ले, नहीं, ये रिलेशनशिप है और इसको डेवलप करने में थोड़ा समय लगता है, बट हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि एक डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस, हु आर हैप्पी कस्टमर्स, जो हमारे पर मैंने रिलाई कर सके, क्योंकि अगर इतना दूर से अगर आप 6,000 5,000 मील्स दूर से अगर आप उसको दे रहे हैं तो उसको मालूम है कि वो जब वो कंटेनर से मटेरियल मिले तो उसको वो बस उसका काम है सिर्फ बेचना, या ना कि उसको क्वालिटी के लिए बात करना पड़े या उसको डिलीवरी के लिए बात करना पड़े। तो हम ये ऑलरेडी डिवर्सिफाइड कस्टमर बेस में काम कर रहे हैं, इसमें थोड़ा वक्त बस हमें लगेगा, बट ये हमारा मैनेजमेंट की तरफ से हम डिवर्सिफाई डेफिनेटली करना चाह रहे हैं। Okay. और सर जैसे आप बताए थे कि कस्टमर इटली में आपकी काफी स्ट्रांग होल्ड है, तो आपकी क्या स्पेशलिस्ट है कि आपने इतना फार में इटली में इतनी अच्छी होल्डिंग कर रखी है एंड लाइक यू आर एबल टू सेल मेजोरिटी ऑफ दे। हाँ, तो हमारी अभी जोग्राफिकल प्रेजेंस में समझिए अगर आप कि यूरोप में ज़्यादा वेटेज है और इटली हमारा एक बड़ा कस्टमर बेस है, क्योंकि अगर आप देखें कि इटली जोग्राफी वाइज भी अगर आप देखें तो इटली इज वहाँ पर मैंने यूजेज जो होता है हर कंट्री, अगर आप देखेंगे कुछ कुछ कंट्री में जैसे स्पेसिफाइड होता है कि एक रोडवे कंस्ट्रक्शन में अगर आपके समझिए 1 किलोमीटर में कहीं पे अगर आपके 50 मैनुअल लग रहे हैं, तो इटली में जो ट्रेडिशनल कंसंट्रेशन है, आप अगर फर्स्ट मैनुअल कवर में, ये एक इंटरेस्टिंग आपको शेयर करना चाहता हूँ कि फर्स्ट मैनुअल कवर वाज मेड इन रोम, सो ओके। एवरीथिंग वाज डिजाइन। सो यहाँ से हम लोग इटली में आ रहे हैं कि कितना कि जो रोम की जो देन है, तो इटली में यूजेज बहुत ज्यादा है पर किलोमीटर ऑफ, तो उस हिसाब से हमारी मार्केट प्रेजेंस बहुत बड़ी है। और यूरोपियन यूनियन का जो अगर आप देखेंगे कि बेनिफिशियरी है, जैसे अगर आप पूरा यूरोपियन यूनियन देखते हैं तो कुछ कुछ कंट्रीज होते हैं, दे आर लॉट ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ ईयू फंड, तो इटली, स्पेन, पोर्चुगल, ग्रीस जैसे सदर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां पर बहुत ज्यादा अभी यूरोपियन फंड है और वहां की इकोनॉमीज भी काफी मैंने बेनिफिटेड हो रही है ईयू फंड से, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के लिए। ओके। एंड सर लास्ट 3 ईयर के फाइनेंशियल्स में आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स परसेंटेज वाइज काफी इंक्रीज हुआ है, लाइक 0.67 टू 1 टू 2.55। तो गोइंग फॉरवर्ड क्या ट्रेंड आप देख रहे हैं आपके प्रॉफिट मार्जिन के? अब मैं इसका आंसर करना चाहूंगा सर। हमारा हम्म। प्रॉफिट मार्जिन अभी गोइंग फॉरवर्ड हम लोग इसको कंटिन्यूअस इंक्रीज पे ही रख रहे हैं, क्योंकि हमारा हम्म। क्या है अभी एज ऑफ नाउ हम्म। ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी काफी बहुत सारे स्कोप बचा हुआ है हमारे पास। तो हम लोग हम्म। क्या कर रहे हैं, हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, और हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी ऑप्टिमम करना चाह रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन और सेल बढ़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली हमारा ये चीज भी बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, मार्जिन भी बेटर होंगे। ओके। तो जैसे सर आप यूटिलाइजेशन की बात कर रहे थे, तो नंबर बता पाएंगे सर अभी का एवरेज यूटिलाइजेशन क्या है? सर 24 के बैलेंस शीट के हिसाब से अगर आप देखें तो अराउंड 25 to 30% के इन बिटवीन है हमारा यूटिलाइजेशन। हमारे पास अभी 70% यूटिलाइजेशन का स्कोप बढ़ा है, राइट। और हमारा ओनली कंस्ट्रेंट फैक्टर है जो है वो है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के साथ में हम अब स्केल भी हमारा बढ़ा सकते हैं, हमारा ऑपरेशन बढ़ा सकते हैं, वी हैव एम्पल स्कोप टू ग्रो। करेक्ट। करेक्ट। तो जैसे कि मतलब काफी स्कोप है अभी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में, तो सर अखिलेश सर, आई गेस नियर फ्यूचर में अगले 2 से 3 सालों में कोई बड़ा कैपेक्स आप प्लान कर रहे हैं, या यू थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर नाउ? धवल जी, केपेक्स तो अभी देखिए हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है। हमारा पूरा फोकस, मैनेजमेंट का फोकस अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। हमारी इंडस्ट्री थोड़ी हाई वर्किंग कैपिटल, बिकॉज यहाँ पे सेलिंग टाइम, ये ओशन ट्रांजिट और एक्सपोर्ट्स में, तो ये वर्किंग कैपिटल थोड़ी आपको स्टॉक एंड सेल करना पड़ता है। तो जो भी है हमारा पूरा फोकस अभी कैपेसिटी, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। तो हम अभी एज अ मैनेजमेंट कोई बड़े कोई केपेक्स को देख नहीं रहे हैं। और बिना केपेक्स के आप सोचिए, अगर कोई हमारा हमारा कंपनी अगर बिना केपेक्स के हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करे, तो आप सोचिएगा इंक्रीमेंटल रिटर्न्स कितना है। क्योंकि अब डेफिनेटली। अभी के जो नंबर्स हैं, एंड यू कैन एक्सट्रैपोलेट कि अभी हम लोग बिना केपेक्स करे सिर्फ वह कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में फोकस कर रहे हैं, एंड उसके हिसाब से हम लोग मैंने वी शुड बी वेरी हेल्दी गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, अभी अभी के नंबर्स के हिसाब से भी।
गॉट इट। सर थोड़ा सा रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि प्रोडक्ट वाइज अगर बात करें तो आई गेस आपने म्युनिसिपल कास्टिंग का जिक्र किया, तो क्या ये अज्यूम करना सही होगा कि वो आपका एक हीरो प्रोडक्ट है, और मतलब वहां से आपका ज्यादातर रेवेन्यू आता है? और बाकी सर टॉप थ्री प्रोडक्ट्स क्या है रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर? सर, मैं बोलना चाहूंगा इसमें, जैसे हमारे टॉप थ्री अगर बोले, पहली तो बात है कि हमारे म्यूनिसिपल कास्टिंग्स हमारे एक निश मार्केट है, हमारा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोडक्ट है। ओके। तो हमारे अभी भी म्यूनिसिपल कास्टिंग्स में हमारे जैसे 2024 में आप देखेंगे तो अराउंड 96% हमारा म्यूनिसिपल कास्टिंग्स ही था। बट जैसा कि अभी सर ने बताया, हम लोग और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, उस पर डिपेंडेंसी, इनफैक्ट वो नंबर्स बढ़ जाएंगे बट डिपेंडेंसी हो सकता है थोड़ी कम जाए। हमारे टॉप थ्री प्रोडक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो हमारा टॉप थ्री प्रोडक्ट्स में आ जाता है कास्ट आयरन का काउंटर वेट्स कुछ कुछ है, एंड डक्टाइल आयरन के पाइप फिटिंग्स हैं इसके अलावा। ओके। मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने बिल्कुल सर। डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से कि हमारे म्यूनिसिपल कास्टिंग्स के अलावा मैंने जैसे जो सनफू जी ने बोला था कि हमने कस्टमर बेस और प्रोडक्ट लाइन डाइवर्सिफिकेशन दोनों पे हम लोग कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। और जैसे रेलवेज का जैसे मैंने आपको बताया कि राइट। इंडिया में अगर आप सोचे तो हमारे रेलवे मिनिस्टर्स ने बताया कि अराउंड 30 बिलियन इज द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इन दिस फाइनेंशियल ईयर फॉर रेलवेज फॉर कैपेक्स, $30 बिलियन। और रेलवेज की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जो हम लोग ने ऑलरेडी अप्लाई किया है आरडीएसओ का, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अप्रूवल बहुत जल्द हमारी कंपनी को मिल जाएगा। तो वो सारे प्रोडक्ट्स होंगे, रेलवेज में डाइवर्सिफिकेशन है। वो सब को लेके अगर हमारी स्थिति बहुत बेटर होगी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोस, क्योंकि आज हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक्सटेंडेड सेलिंग टाइम्स है, वो हमारे मैंने एक्सटेंडेड वर्किंग कैपिटल है, वो भी हमारी रेलवेज में भी बहुत बड़ी हेल्प करेगी हमें, मैंने वर्किंग कैपिटल साइकिल को रिड्यूस करने के लिए। ओके। और सर इसी थीम को थोड़ा आगे ले जाके आप अगर रेवेन्यू स्प्लिट बता पाए, आई मीन डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट का। सर, इन 2024 में अराउंड 93.73% के आसपास हमारा एक्सपोर्ट टर्नओवर था, और डोमेस्टिक टर्नओवर 6.27 है। हम लोग प्रिडोमिनेटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग ही है। एंड गोइंग फॉरवर्ड, जैसा कि अभी आपको सर ने बताया कि हम लोग रेलवेज के लिए भी जाना चाह रहे हैं, तो रेलवेज हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स में है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक्सपोर्ट टर्नओवर जो 93.73% है, ये इसी लाइन पे रहे या इससे थोड़ा सा रिड्यूस होकर डोमेस्टिक भी थोड़ा हम लोग बढ़ाए, तो इससे क्या होगा, हमारा मार्केट भी थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा। एंड हमारे जैसे कि अभी सर ने बताया, हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल भी थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल एक्सपोर्ट ड्रिवन है मेनली, और आगे जाके थोड़ा फोकस आप डोमेस्टिक में भी करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। बिल्कुल सर, थोड़ा सा आगे बढ़ के रिस्क और चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो आपकी कंपनी के लिए और आपके सेक्टर के लिए इन जनरल क्या क्या की रिस्क्स है? अगर की रिस्क्स में अगर अपने बात करें धवल जी, तो एक कुछ है कि हमारा जोग्राफिकल प्रेजेंस डिपेंडेंसी और कुछ कस्टमर स्पेसिफिक डिपेंडेंसी, अगर इसको हम लोग स्टिल अभी हम लोग इसको रिस्क समझते हैं, और इसको हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लाइन और डाइवर्सिफिकेशन कस्टमर बेस और ज्योग्राफी से। तो ये एक क्रिटिकल एरिया है जो हम समझते हैं कि जिस पे हम निरंतर काम कर रहे हैं। दूसरा है कि आपका टेक्नोलॉजी में अगर कोई मैंने चेंजेस है तो हमें कंटिन्यूस अपडेट रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस या कुछ, जिससे हम मैंने, ये तो कोई भी इंडस्ट्री में, खाली हमारी इंडस्ट्री नहीं, राइट। कोई भी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी यू हैव टू बी ऑन टॉप। तो वो टेक्नोलॉजी के लिए हम एक रिस्क है कि भी हमें अगर कोई नया टेक्नोलॉजी कुछ अगर मैन्युफैक्चरिंग में आता है या कुछ आता है तो उसे हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। नॉट दैट वी आर सीइंग, बट ये एक चांसेस है। और तीसरा हमारे हिसाब से एक जियोपॉलिटिकल है। आज जैसे अगर आप देखें तो जियोपॉलिटिकल रिस्क्स एसोसिएटेड है, कभी कोविड है, कभी रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, फिर अभी रेड सी क्राइसिस है। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स में मैंने अगर अगर हम एक्सपोर्ट्स में है खाली, हालांकि हम ही नहीं, कोई भी एक्सपोर्टर हो इंडिया से या राइट। कोई भी कंट्री कंट्री स्पेसिफिक, अगर मान लीजिए कि कोई बायलैटरल ट्रीटीज का, तो ये सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज है जो कि पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं, जो कि हम लोग रिस्क मिटिगेशन एक्सपोर्ट से, जैसे हमने बताया कि हम अभी मैंने कि इंडिजिनाइजेशन मैंने इंडिया में भी हम ऑलरेडी अपना मार्केट प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो वो सब हमारी रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज है। बिल्कुल।
और सर, सर मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा यस या इसमें, जैसे यस हैविंग सर। सेड हैविंग सेड दिस, जैसे सर ने कहा है, अभी इसमें रीसेंट डेवलपमेंट्स अगर आप देखेंगे तो चाइना के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस अभी लगने शुरू हो गए हैं, कुछ मार्जिन भी बढ़ा दिया, कुछ डंपिंग ड्यूटीज भी बढ़ा दिया, जिसके वजह से हमारा चाइना से बेटर हो गया है एज ऑफ नाउ स्टेटस। राइट हमारे चाइना हमारा एक कॉम्पिटिटर था, अब क्या हो गया है, चाइना के ऊपर कुछ सैंक्शंस पड़ने की वजह से वी आर एट एन एडवांटेज। राइट। मेरा अगला सवाल इसी के रिलेटेड था कि इन जनरल मतलब डंपिंग बाय अदर कंट्रीज ये भी एक बड़ा रिस्क होता है आपके बिजनेस में, राइट? और सर, मेटल इन जनरल एक और कमोडिटीज इन जनरल एक सिक्लिकल बिजनेस माना जाता है, राइट? तो उसको लेके सिक्लिकलिटी के लिए कोई रॉ मटेरियल प्राइसेस को लेके आप कोई रिस्क देखते हैं, या वो आप मतलब आर यू एबल टू पास ऑन दैट प्राइस चेंजेस? एग्जैक्टली तो धवल जी, हमारा अगर अगर आप मेरा बेसिक हमारा बेसिक बिजनेस है, सो इट इज़ नॉट मेटल, इट इज़ एन इंजीनियर्ड प्रोडक्ट। तो हम बेसिक मेटल, इसमें वैल्यू एडेड है, इंजीनियरिंग है, डिजाइनिंग है, हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो राइट। इट इज़ नॉट दैट वी आर सेलिंग अ मेटल कि हमारे मैंने जो सिक्लिकलिटी या मेटल, हमारा मेटल कॉस्ट बेसिस है। अगर किसी को मैनुअल कवर चाहिए तो उसको कवर करना चाहिए, क्या लोड रेटिंग है, यहाँ से अगर एयरक्राफ्ट पास होगा कि यहाँ से पार्किंग लॉट बनेगा, तो वो डिजाइन सोल्यूशन, किस तरह का प्रोजेक्ट इंजीनियर करना है। तो ये हम एक कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं विद वारंटीज, और ये एक एक्चुअल प्रोडक्ट है। तो इसमें मैंने बहुत ज्यादा मेटल की अगर हमारे इनपुट कॉस्ट में भी मेटल का एक स्मॉलर परसेंटेज है, बट इट इज अ प्रोडक्ट। तो ओके। इन टर्म्स ऑफ मेटल का जो सिक्लिकलिटी है, इट इज ऑलवेज देयर हमारे इनपुट कॉस्ट। जैसे रॉ मटेरियल स्टील प्राइसेस नाउ दैट आर गोइंग डाउन राइट नाउ, तो अगर अभी जैसे स्टील प्राइसेस और ये सारे गिर रहे हैं, तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज क्योंकि वो हमारा रॉ मटेरियल है। बट स्टिल हमारे एक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, और हम इसको ऑलरेडी पास ऑन भी कर सकते हैं अपने कस्टमर को, कि हमारे जो भी एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, बट लेकिन उसमें हमारे एस्केलेशन क्लॉजेस रहते हैं। तो वो सारे भी हम लोग उसको नेगोशिएट करते हैं टाइम टू टाइम अपने कस्टमर से। सो इन टर्म्स लाइक वी आर मेकिंग अ प्रोडक्ट, तो उसमें मैंने इट्स नॉट जस्ट मेटल दैट हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इतना मैंने हाई डिपेंडेंस ऑन प्राइस मूवमेंट उतना ज्यादा नहीं है। बट आपका क्वेश्चन सही है कि भाई एक्सपोर्ट्स है तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो उसमें प्राइस एस्केलेशन क्लॉजेस रहते हैं, तो उसको हम लोग आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं। राइट सर। और सर, लाइक ये काफी लेबर इंटेंसिव बिजनेस भी है, राइट? तो सर आप मतलब वर्क फोर्स या लेबर को लेके, या इन जनरल, जैसे कि आपके बहुत सारे एप्लीकेशंस में हाई टेम्परेचर वगैरह होता है, राइट? तो इसको लेके कोई चैलेंज या कोई रिस्क देखते हैं सर? हमारी यूनिट देखिए, जैसे हम लोग ग्लोबली काम कर रहे हैं, तो ग्लोबल कंप्लायंसेस हम बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ काम कर रहे हैं। कुछ कुछ कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, जर्मन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जिनका नेटवर्थ 3-4 बिलियन यूरोज है। तो उनके लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी, तो प्लांट ऑडिट्स, हम लोग सारे मैंने 14,000, 45,000 ओशाज, सारे कंप्लायंस हम लोग मेंटेन करते हैं। बट आपका क्वेश्चन सही है कि भाई ये एक हॉट वर्किंग एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हम लोग प्लांट में मैंडेटरी रखते हैं। और ये सारी चीज़ें एक चैलेंज है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में है। एक वेदर कंडीशंस है, ये एक यूरोपियन फाउंड्री है नहीं अमेरिकन, तो यहाँ पर एम्बियंट टेम्परेचर भी हाई रहता है, तो आप एक्स्ट्रा पीपीई के लिए। बट ऑल चैलेंजेस सेट दैट लाइक हमारे मैंने सिस्टम्स इन प्लेस है, एंड वी आर answerable to our customers as well as to our employees and workers who are our stakeholders। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करके मद्देनजर नजर रखते हुए हम सारे कंप्लायंस और ये सारे करते हैं, पीपीईज और ये सारे मेंटेन करके। बट इट इज अ चैलेंज वर्किंग इन अ फाउंड्री, आपने सही बताया। राइट। सर, कंपटीशन को लेके आपका टेक जानना चाहता हूँ। लिस्टेड अनलिस्टेड डोमेन में सर कौन से आपके की कंपटीटर्स है, और इन जनरल कंपटीशन को आप कैसे देखते हैं? अ, अगर आप देखें कि हमारे मैंने फाउंड्रीज में मैंने देखिए, हमारे प्रोडक्ट लाइन में तो कोई भी लिस्टेड कंपनीज नहीं है। सो बट फाउंड्रीज, कुछ कुछ फाउंड्रीज ऑलरेडी लिस्टेड है। जैसे अगर आप देखें, जैसे एक यूनिवर्सल फाउंड्री है, बट वो सारे ऑटोमोटिव सेक्टर को करते हैं। तो ऑटोमोटिव, जैसे मान लीजिए अगर आप महिंद्रा के लिए बना रहे हैं या टाटा के लिए बना रहे हैं,
अब जैसे करंटली जो अभी मार्केट सिनेरियो है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ डाउनवर्ड स्पाइरल, तो उनके जो ओईएम मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको दे आर आल्सो गोइंग, तो वो सिक्लिकलिटी, वो आप ओईएम के साथ जुड़े हैं। हमारे केस में हम कोई ओईएम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तो हमारे पास ओईएम या मार्केट सिक्लिकलिटी नहीं है। हमारा अभी मेन फोकस प्रोडक्ट, अगर आप म्यूनिसिपल कवर्स या एक्सेस कवर्स अगर आप पकड़ते हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप सोचेंगे तो ये सारे दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी कंट्री है आज इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की तरफ से, रोडवेज इंडिया ले लीजिए, आप मिडल ईस्ट ले लीजिए, सऊदी अरेबिया ले लीजिए, यूएस ले लीजिए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन है। और ये कभी भी मैंने स्लो नहीं रहता है, क्योंकि तो हमारे इसमें बहुत ज्यादा सिक्लिकलिटी और सीजनैलिटी, हम सीजनैलिटी ठीक है, रोडवे कंस्ट्रक्शन अगर आप यूरोप में कर रहे हैं या अमेरिका में कर रहे हैं तो वहां पे स्नो होती है, तो विंटर में। स्नो उस समय आप एस्फल्ट नहीं डाल सकते हो, तो वो सारे थोड़े लीन मंथ्स जाते हैं। बट उसके अलावा एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी कंट्री की बेसिक नीड है। तो इन टर्म्स हमारे प्रोडक्ट्स में मैंने, हम जबकि किसी ओईएम से टाइड अप नहीं है, तो हमारे पास में कोई सिक्लिकलिटी नहीं है। और एज कंपेयर टू द कंपटीशन, आपका जो सवाल है, हमारे पास मैंने सिर्फ देश नहीं विदेश से भी कंपटीशन है। तो जैसे चाइना एक बड़ा कंपटीशन है जो मैन्युफैक्चरिंग में है, बट अभी जो करंट जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो कि चाइना इज गेटिंग बीट डाउन, माने जो यूएस टैरिफ्स लगा रहे हैं, मिस्टर ट्रम्प आए तो उन्होंने काफी सारे टैरिफ्स लगाए, जो कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी हम इंडिया में इंडियन एक्सपोर्ट्स होगा, क्योंकि अराउंड 30 हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी में आफ्टर एडिशनल टैरिफ्स विच हैज बीन अनाउंस्ड 35% टैरिफ यूएस में हो गया है चाइनीज प्रोडक्ट्स को लेके। तो कंपैरेटिवली चाइनीज प्रोडक्ट्स में भी टैरिफ आ गए हैं। अगर आप देखें और दूसरी कंपेटिटिव कंट्रीज, एक टर्की एक मैन्युफैक्चरिंग होती है फाउंड्री की, तो टर्की का एक एडवांटेज है यूरोप से कि वो ज्योग्राफिकली काफी क्लोज है। बट टर्की राइट। की अपनी खुद की प्रॉब्लम्स है कि टर्की की इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन है वहां पर। तो उनका जो करेंसी है वो मैंने इतना जल्दी डिटोरिएट कर रहा है कि उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कैसे करें। और विद इन द कंपटीशन देयर इज हैंड फुल ऑफ प्लेयर्स, और हम लोग मैंने जो कि म्यूनिसिपल कास्टिंग्स में मैंने कि वी आर लीडिंग द पैक। गॉट इट। सर, इंटरव्यू कंक्लूड करें उससे पहले मेरा उससे पहले मेरा आखिरी सवाल सर, अ, आपकी कंपनी के लिए सर नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ कहाँ से आएगा? अगले 3 से 5 सालों के लिए सर क्या विजन लेके आप चलते हैं, और ग्रोथ के बारे में अगर कुछ बता पाएं। तो धवल जी, ये जो हमारा जो विजन बोर्ड है, विजन बोर्ड तो बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरे फादर बोलते थे कि अपना कैनवस हमेशा बड़ा रखो, तो ड्रॉ करने में तुमको आसानी होगी कि बड़े सोच रखो। तो विजन इज वेरी बिग। अब हम जैसे अगर लिस्टेड स्पेस में अगर जाएंगे तो हमारा परिवार भी बड़ा होगा, हमारे साथ लोग भी बहुत जुड़ेंगे। तो हमारी आकांक्षा, और हम सब हमारे इन्वेस्टर सबको एक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से, सबसे पहला हमारा गोल है कि इन्वेस्टर्स, हम मार्जिन्स, जो हमारा मार्जिन्स मैक्सिमाइजेशन है, तो हमारी विजन में है कि मार्जिन मैक्सिमाइजेशन हम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाएंगे विद ईज ऑफ वर्किंग कैपिटल। और उसके बाद हमारा विजन है कि ये एंड टू एंड कस्टमर सोल्यूशन हम देना चाहते हैं, नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग बट कंप्लीट सप्लाई चेन सोल्यूशन। जो कि हम कभी सोचना चाहते हैं कि हमारे विजन में है कि हम स्टॉक एंड सेल करके एंड कस्टमर जो रोड कंस्ट्रक्शन एस्फल्टिंग कर रहे हैं या जो एंड यूज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करें, उनको प्लेस वैल्यू एंड टाइम वैल्यू प्रोवाइड करें, जिससे हमारा पूरा सप्लाई चेन में कंट्रोल रहे, और हम एंड कस्टमर को प्रोडक्ट्स मेक अवेलेबल करें जब उन्हें जरूरत हो। उससे हमारा कंट्रोल पूरा सप्लाई चेन पर रहे, और हम पूरी सप्लाई चेन की जो मार्जिन्स है वो पूरा एज अ टोटलिटी रख सके। तो ये विजन है कि ये कंपनी अगर हमारी बड़ी हो, लोग जुड़ जुड़ रहे हैं, तो एक मैंने रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर विच वी फील, तो इसको हमें करना है। और एक हमारा गोल विजन आप समझ लें कि हमें एक मल्टीनेशनल ऑपरेशंस रखना है, तो नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। बिल्कुल। तो मैन्युफैक्चरिंग के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन पे भी काफी फोकस है गया। थैंक यू वेरी मच सकलेचा साहब और पांडे सर, आपने समय दिया और कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू वेरी मच। बहुत थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद। थैंक यू।